हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम फर्स्ट वीक नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने नवंबर फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर सकते हैं। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। Who has been appointed as the new CEO of JP Morgan Chase Bank India? JP Morgan Chase Bank India के नए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है प्रणव छावड़ा। आपको जानना चाहिए जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया ने पवन छावड़ा को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल इनको मिल गई है। आप सभी जानते हैं जेपी मॉर्गन चेस अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में है। यूनाइटेड स्टेट्स का लार्जेस्ट बैंक है और वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट बैंक है अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें। Who has been recommended for the position of Managing Director, MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है अशोक चंद्र। आपको जानना चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इन्होंने अशोक चंद्र का नाम रिकमेंड किया है पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO पद के लिए। फिलहाल ये कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आपको जानना चाहिए PNB के फिलहाल जो MD एंड CEO ये अतुल कुमार गोयल हैं और ये रिटायर हो रहे हैं दिसंबर के महीने में। जो फाइनल डिसीजन होता है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो रिकमेंडेशन देता है तो उस पर जो फाइनल डिसीजन होता है वो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट द्वारा लिया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड है इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, जो भी स्टेट ओन बैंक है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो भी डायरेक्टर्स होते हैं MD CEOs होते हैं तो उनके इंटरव्यू लेती है और उनका नाम रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को। और इसके जो हेड हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के ये भानु प्रताप शर्मा हैं। Who was recently elected as the president of the Editors Guild of India? हाल ही में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है अनंत नाथ। आपको जानना चाहिए अनंत नाथ जो कि एडिटर हैं द कारवा के, इन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का और ये सक्सीड कर रहे हैं सीमा मुस्तफ़ा को। साथ ही रूबेन बैनर्जी को जनरल सेक्रेटरी और KV प्रसाद को ट्रेजरर अपॉइंट किया गया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिस्ट की, खास करके आप कह सकते हैं जो एडिटर्स होते हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ पेपर्स में, और इनका ऑब्जेक्टिव है भारत में प्रेस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। और इसकी स्थापना 1978 में कुलदीप नायर के द्वारा की गई थी। Who has officially assumed the role of chairman at the Airports Authority of India? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है विपिन कुमार। आपको जानना चाहिए विपिन कुमार ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। AI की अगर हम बात करें इसे 1 अप्रैल 1995 को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मर्ज करके इसको बनाया गया था। पूरे देश में ये 133 एयरपोर्ट्स को संचालित करता है और आपको बता दें 35 इनमें से इंटरनेशनल कैपेबिलिटीज़ वाले हैं। When is the World Cities Day observed annually? विश्व शहर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 31 अक्टूबर। ये अक्टूबर का इसलिए है क्योंकि 31 को क्लास नहीं हुई थी दिवाली के कारण, तो इसलिए ये नवंबर के महीने में आ गया है। देखिए वर्ल्ड सिटीज़ डे ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, पहली बार 2014 में मनाया गया था और ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम UN हैबिटेट के द्वारा और हर साल कोई ना कोई होस्ट सिटी भी होती है। इस साल वर्ल्ड सिटीज़ डे को होस्ट कर रहा है अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। 2024 में इस डे का थीम है यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज़। व्हाट वाज द थीम फॉर आयुर्वेदा डे 2024? आयुर्वेदा दिवस 2024 का विषय क्या था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। देखिए आयुर्वेदा डे ये हर साल जो धन्वंतरी हैं जो कि हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन है या धनतेरस आप कह सकते हैं जब मनाते हैं
तो धन्वंतरी जी के बर्थडे के ओकेजन पर ये मनाया जाता है और इस साल 2024 में जो 9th आयुर्वेदा डे है ये 29 अक्टूबर को मनाया गया। साल 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इन्होंने धन्वंतरी के बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल आयुर्वेदा डे जो है घोषित किया था। और पहला आयुर्वेदा डे कब मनाया गया था? 2016 में, उस वक्त 28 अक्टूबर को मनाया गया था। 2024 में आयुर्वेदा डे का थीम रहेगा आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट? विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 79। देखिए भारत की जो रैंक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में 142 कंट्रीज में से 79 है, 79 है। और ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है इसको जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जो कि एक वॉशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं इस इंडेक्स में। जो ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ये 8 इंडिकेटर्स पर बेस्ड है, जैसे कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स, अब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल सिस्टम। आपको बता दें जो भारत है इसने टॉलरेबली जो है परफॉर्म किया है गवर्नेंस इंडिकेटर्स में, जैसे कि कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर्स और ओपन गवर्नमेंट में। अगर हम साउथ एशिया में देखें तो भारत तीसरे नंबर पर है नेपाल और श्रीलंका के बाद। फिर भारत के बाद बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है। अगर हम G7 कंट्रीज़ में देखें तो जर्मनी 5th नंबर पर है और G7 में भारत आप कहेंगे कि जर्मनी टॉप पर है। फिर कनाडा है, जापान है, यूके है, फ्रांस है, यूएसए और इटली है। सबसे लास्ट रैंक यहाँ पर वेनेजुएला को दी गई है 142वीं, उससे एक पायदान ऊपर कंबोडिया है 141 और उससे एक पायदान ऊपर अफगानिस्तान 140। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ जज एट विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे? सही आंसर ऑप्शन डी है कर्नाटका। देखिए के.एस. पुट्टास्वामी जो कि फॉर्मर जज रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में, जिन्होंने लीगल बैटल भी एक लड़ा सुप्रीम कोर्ट में 2012 में आधार स्कीम के तहत। कहा गया कि आधार जो है बिना किसी लेजिस्लेटिव बैकिंग के इंट्रोड्यूस किया गया है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। राइट टू प्राइवेसी मैटर में ये की पैटिशनर थे। 98 की एज में इनका निधन हुआ है। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने 2018 के अपने वर्डिक्ट में आधार स्कीम को वैलिड बताया था। और अगर हम ओबिचुरी देखें तो टीटो मोवेनी जो कि फर्स्ट ब्लैक गवर्नर रहे हैं साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक के, इनका निधन हो गया 65 की एज में। और नोबुयो ओयामा जो कि वॉइस है जापानीज़ एनिमे डोरेमोन की, ठीक है, इनका भी निधन हो गया 90 की एज में। विच बैंक साइंड MOU विद भाषिनी टू इनेबल वर्नाकुलर लैंग्वेज सपोर्ट इन इट्स AI वर्चुअल असिस्टेंट फेडी? किस बैंक ने अपने AI वर्चुअल असिस्टेंट फेडी में स्थानीय भाषा समर्थन को सक्षम करने के लिए भाषिनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है फेडरल बैंक। देखिए फेडरल बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भाषिनी के साथ, जो कि एक AI पार्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। और ये MOU इसलिए साइन किया गया है ताकि जो ये वर्नाकुलर लैंग्वेज सपोर्ट है ये इसके AI वर्चुअल असिस्टेंट फेडी में भी प्रोवाइड किया जा सके। दिस पार्टनरशिप इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब्स लोकल लैंग्वेज इनिशिएटिव टू प्रमोट बैंकिंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। फेडी एक पॉपुलर टूल है कस्टमर्स के लिए जिन्हें क्विक एंड कन्वीनियंट बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं। और अब फेडी भाषिनी के साथ मिलकर 14 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में क्वेरीज सॉल्व कर पाएगा, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, असमीज और पंजाबी, उर्दू, मणिपुर और बोडो। भाषिनी के CEO अमिताभ नाग हैं। RBIH के CEO राजेश बंसल हैं। फेडरल बैंक के MD and CEO KVS मनियन हैं। The Asian Development Bank has approved a $241.3 million loan to improve electricity distribution in which state? एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली वितरण में सुधार के लिए $241.3 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $241.3 मिलियन लोन अप्रूव कर दिया है वेस्ट बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि
यहाँ पर जो पीपल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये इम्प्रूव हो सके एनर्जी के जरिए। साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर थीम बॉन्ड इशू किया है। इसकी वैल्यू है 150 मिलियन यूएस डॉलर की, और इसमें 10 ईयर का ये इशू किया गया है। ठीक है, और इसको परचेस किया है दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑफ जापान ने। Which company received acceptability from the World Health Organization for its टाइफाइड 6 या वी, आप जो भी कहना चाहें, कंजुगेट वैक्सीन? किस कंपनी को उसके टाइफाइड वी कंजुगेट वैक्सीन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई? सही आंसर ऑप्शन डी है, जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड। जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इसकी टाइफाइड वी कंजुगेट वैक्सीन, जिसका नाम ज़ाइवैक TCV है, इसके लिए, और जो यूनाइटेड नेशंस प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं वो इनको परचेस कर सकती हैं। इस वैक्सीन को डेवलपर मैन्युफैक्चर किया गया है जाइडस बायोटेक पार्क अहमदाबाद में, और सैल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है 6 साल से 65 साल के बीच में। अब इस क्वालिफिकेशन के जरिए क्या होगा, अब ये यूनाइटेड नेशन एजेंसीज प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगी ये वैक्सीन। इंडियाज़ फर्स्ट राइटर्स विलेज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड है। देखिए, जो हमारे देश का पहला राइटर्स विलेज है ये इनोग्रेट किया गया फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो कि उत्तराखंड, साथ ही उत्तराखंड गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड के द्वारा और चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। कहाँ पर है? देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो विलेज में है। और जो इसका आइडिया है वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लाया गया। तो एक तरह का इन्वायरमेंट देता है कि राइटर्स यहाँ पर आकर अपना वर्क वगैरह पूरा कर सकते हैं। काफ़ी शांत तरह का इन्वायरमेंट आप इसको कह सकते हैं। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी को इनोग्रेट किया है बिलासपुर में। Who became the first Spanish footballer since 1960 to win the prestigious Ballon d'Or award in the men's football? 1960 के बाद पुरुष फुटबॉल में प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाले पहले स्पेनिश फुटबॉलर कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है, रॉड्री। देखिए, मैनचेस्टर सिटी के रॉड्री ये फर्स्ट स्पेनिश फुटबॉलर बन गए 1960 के बाद से, जिन्होंने प्रेस्टिजियस बैलन ड'ओर अवार्ड जीता है मेंस फुटबॉल में। इसी के साथ ये फर्स्ट प्रीमियर लीग प्लेयर भी बन गए जिन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है। इनसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया था 2008 में, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे ये। स्पेन और बार्सिलोना मिडफील्डर एटना बोनमैटी, इन्होंने भी विमेंस बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता है लगातार दूसरी बार। पिछली बार भी इन्होंने जीता था, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पुरस्कार स्पेन के प्लेयर्स को गए हैं। अदर विनर्स देखते हैं। मेंस कोच ऑफ द ईयर कार्लो एंसेलोटी, विमेंस कोच ऑफ द ईयर एमा हाइस, मेंस क्लब ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड, विमेंस क्लब ऑफ द ईयर बार्सिलोना फेमिनी, जेड मोलर ट्रॉफी हैरी केन और कायलिन म्बावे, और कोपा ट्रॉफी लेमिन यमाल, सोक्रेट्स अवार्ड जेनिफर हरमोसो। आपको जानना चाहिए 2024 का जो बैलन ड'ओर अवार्ड है ये 68th एनुअल सेरेमनी रहा है, प्रेजेंट किया गया फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। तो जो भी बेस्ट फुटबॉलर्स रहे पूरे वर्ल्ड में 2023-24 सीजन में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। UEFA ने भी इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया है पहली बार, जबकि जो फ्रांस फुटबॉल है इन्होंने वोटिंग राइट और बैलन ड'ओर नेम अपने पास रखा है। फ्रांस फुटबॉल एक मैगजीन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैलन ड'ओर अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं। सही आंसर होगा फ्रांस फुटबॉल। पहली बार मेंस एंड वीमेंस बैलन ड'ओर ये सेम कंट्री के प्लेयर्स को दिए गए हैं, जैसे कि मैंने बताया स्पेन, और रॉड्री एंड एटना बोनमैटी ये स्पेन से आते हैं। साथ ही जो कोपा ट्रॉफी है ये भी स्पेन के प्लेयर को दी गई है, लामिन यमाल। लायनल मेसी आपको बता दें बैलन ड'ओर सबसे ज़्यादा बार जीते हुए हैं 8 बार, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 बार। What was the majority ruling in the Supreme Court decision regarding states' rights over industrial alcohol? औद्योगिक शराब पर राज्यों के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के किस बहुमत से फैसला हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है 8-1, यानी कि 8 ने एक फैसला सुनाया, एक उसके विपक्ष में थी। तो 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने जो अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने से संबंधित, इसको अपहेल्ड रखा है, यानी कि इसको बनाए रखा है। अगर विदहेल्ड कहते हैं तो मतलब इसको इसके विरोध में आए हैं, तो अपहेल्ड रखा है इसका मतलब इसके फेवर में है कि स्टेट गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको रेगुलेट करेंगी, क्योंकि ये
जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है ये इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर की कैटेगरी में आती है। तो 8-1 की मेजॉरिटी रूलिंग रही। जो जस्टिस PV नागरत्न है ये थे, जो सिंगल जज ये थी जिन्होंने इसको अपोज किया है कि स्टेट का रेगुलेट नहीं कर सकता। बेंच ने कहा कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, हालांकि ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है, फिर भी ये इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस तो है ही और स्टेट इस पर टैक्स लगा सकते हैं। एंट्री 8 ऑफ लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7 शेड्यूल आप सभी जानते हैं, इसमें यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 लिस्ट के तहत। 3 लिस्टेड होती हैं, ठीक है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, अलग अलग पावर्स होती हैं उसमें। इसी के साथ अपेक्स कोर्ट ने, यानी कि जब भी अपेक्स कोर्ट आता है इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। इसने 1990 का जो 7 जज बेंच डिसीजन है सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस, इसको भी ओवर रूल्ड कर दिया है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी है उसको लिमिट दे दी गई थी, ठीक है, तो ओवर रूल कर दिया, यानी कि उसके विपरीत फैसला सुना है। Which two companies have signed a memorandum of understanding to explore the establishment of compressed biogas plants? compressed biogas संयंत्रों की स्थापना का पता लगाने के लिए किन 2 कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, गेल इंडिया लिमिटेड एंड वार्बियो इंडिया। देखिए, गेल इंडिया लिमिटेड और वार्बियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एक्सप्लोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ compressed बायोगैस प्लांट्स यूटिलाइजिंग एग्रीकल्चर रेसिड्यू। तो यह MOU साइन किया गया गेल के CMD संदीप कुमार गुप्ता और वार्बियो ग्रुप के CEO क्लाउस साउटर के बीच में। What is the name of the new political party launched by तमिल एक्टर जोसेफ विजय? तमिल अभिनेता जोसेफ विजय द्वारा शुरू की गई नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, तमिज़गा वेट्री कज़ागम, TV के आप कहेंगे इसको। देखिए, तमिल सिनेमा स्टार जोसेफ विजय, जिन्हें थलापति भी बोलते हैं, इन्होंने अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया है और पार्टी लॉन्च किया, इसका नाम है तमिज़गा वेट्री कज़ागम, यानी कि TV के। तो चेन्नई में लॉन्चिंग हुई है और इन्होंने एक फ्लैग भी लॉन्च किया अपनी पार्टी का। 2 कलर हैं इसमें, रेड टॉप पर है और बॉटम में येलो है। वहीं वागई से मिलता जुलता फ्लावर भी है। 28 स्टार्स हैं इनके फ्लैग में और 2 हाथी भी हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी पाएंगे इनके फ्लैग में। और आपको बता दें कि तमिल सिनेमा से कई एक्टर्स पॉलिटिक्स में आए हैं, जैसे शिवाजी गणेशन, T राजेंद्र और कमल हसन। और हालांकि कुछ इतना बढ़िया परफॉर्मेंस इसका नहीं रहा है, लेकिन जिनका बढ़िया रहा है वो है MG रामचंद्रन और जयललिता, दोनों ही तमिल सिने स्टार रह चुके हैं और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में आए और इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना यहाँ पर कैरियर जमाया, ठीक है। अब देखते हैं जोसेफ विजय किस तरह से कर पाते हैं। जैसे पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में चमक गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, पार्टी लॉन्च करके एक्टर से पॉलिटिशियन बन गए, इसी तरह से जोसेफ विजय भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। What position did Vivek Debroi, who passed away recently, hold in the Prime Minister's Economic Advisory Council? विवेक देब्रॉय, जिनका हाल ही में निधन हो गया, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में किस पद पर थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, चेयरमैन। आपको जानना चाहिए जाने माने ऑथर और अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट विवेक देब्रॉय, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं 2017 से ही। इनका निधन हो गया है 69 की एज में। आपको बता दें ये नीति आयोग के मेंबर भी थे और नीति आयोग सब जानते हैं ना कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था और ये उसके मेंबर थे, ठीक है, 2019 तक। जाने माने संस्कृत स्कॉलर भी ये रहे हैं जिन्होंने भगवद गीता, वेदास, पुराणास और उपनिषद को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए ऑबिचुरी है और एग्ज़ाम में पूछे जाने के इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और कुछ ऑबिचुरीज देख लेते हैं। सीनियर BJP लीडर एंड सिटिंग MLA फ्रॉम नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर देवेंद्र सिंह राणा, इनका भी निधन हो गया है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के यंगर ब्रदर थे ये। वेटरन ट्राइबल लीडर और फॉर्मर राज्यसभा MP धनेश्वर माझी, इनका भी निधन हो गया है। 83 ईयर्स ओल्ड थे ये। 5 टाइम MLA रहे हैं कैसिंगा और नल्ला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में आते हैं। और उड़ीसा असेंबली में ये इलेक्ट हुए थे 1971, 74, 2000, 2004 और 2014 में। राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं 1978 से 1984 तक। जनता दल, बीजू जनता दल, इन पार्टियों में रहे। उसके बाद ये BJP में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। वेयर इज़ द देश का वल्लभ स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल लोकेटेड? सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश का वल्लभ प्रतिमा कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी है, तवांग, अरुणाचल प्रदेश।
आपको जानना चाहिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश का वल्लभ, जो कि स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये राष्ट्र को समर्पित किया है। साथ ही मेजर रालिंगनाओ बोब काथिंग म्यूजियम ऑफ वेल्लोर, इसको भी देश को समर्पित किया है तवांग अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही इन्होंने 4 कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स को भी इनोग्रेट किया है तेजपुर आसाम में। वेयर डिड इंडिया रैंक इन द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 रिपोर्ट, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 रिपोर्ट में भारत कहाँ स्थान पर है या किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन सी है 84। आपको जानना चाहिए इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 एनुअल रिपोर्ट, जो कि रिलीज़ की गई है फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें कंट्रीज़ को एवेल्यूएट किया गया है उनके इकोनॉमिक फ्रीडम के हिसाब से। हांगकांग इसमें पहली पोजीशन पर, यानी कि वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी है, इसका स्कोर 8.58 है। और सिंगापुर पहले हुआ करती थी पहले नंबर पर, सिंगापुर को इसने ओवरटेक कर दिया है। तो सिंगापुर दूसरे नंबर पर आ चुकी है और भारत 84th पोजीशन पर है। अगर हम प्रीवियस रैंकिंग से देखें तो 3 स्पोर्ट्स एडवांस हुई है, ये इम्प्रूव हुई है। इंडिया का स्कोर 6.58 है, यानी कि रेगुलेशन और साउंड मनी इनमें इसने अच्छी प्रोग्रेस की है। हालांकि लीगल सिस्टम एफिशिएंसी और लेबर मार्केट रेगुलेशन में काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रही है। विच स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्मार्ट एनर्जी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, किस राज्य ने ऑस्ट्रेलिया की स्मार्ट एनर्जी काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक। आपको जानना चाहिए कि कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्मार्ट एनर्जी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ। The agreement aims to enhance cooperation in clean energy, renewables, green hydrogen, battery energy storage systems, and other related sectors. As part of the MOU, KREDL will promote and support integrating Australian technologies into local markets. गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने शिक्षा को पायलट भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट है, जो टीचर्स हैं वो अपने लेसन्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उससे संबंधित। तो दोनों कर्नाटक संबंधित करंट अफेयर्स हैं, इसलिए एक साथ क्लब किए गए हैं। What is the name of the Chinese spaceship that carries the astronauts to their space station in their recent space mission? उस चीनी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जो अपने हालिया अंतरिक्ष मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को उनके अंतरिक्ष स्टेशन तक ले गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है सेंजाऊ 19। देखिए, एक चाइनीज़ स्पेसशिप 3% क्रू को जो है स्पेस स्टेशन में ले गया है या स्पेस में ले गया है, ताकि आउटर स्पेस को एक्सप्लोर किया जा सके। तो इन तीन लोगों में 2 मैन हैं, 1 विमेन है। और ऑलरेडी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है चाइना का, तो वहाँ पर ऑलरेडी एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो उनको रिप्लेस करेंगे आगे वाले समय के लिए, ठीक है। और इस स्पेसशिप का नाम है शेनजाऊ 19 स्पेसशिप। तो ये जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नॉर्थ वेस्ट चाइना से उड़ा और लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट की मदद से। हु वाज द न्यू स्नेक स्पीसीज फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयाज नेम्ड आफ्टर? पश्चिमी हिमालय में पाई जाने वाली सांप की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है लियोनार्डो डी कैप्रियो। देखिए, साइंटिस्ट की एक टीम ने स्नेक की नई स्पीसीज डिस्कवर की है वेस्टर्न हिमालयाज में। इसका नाम इन्होंने हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डी कैप्रियो के नाम पर रखा है, क्योंकि लियोनार्डो डी कैप्रियो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में उनका कार्य रहता है, तो इसी सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम है एंगुरिकुलस डी कैप्रियो। तो ये कोलुब्रेडी का मेंबर है, जो कि लार्जेस्ट फैमिली है स्नेक की। और आपको बता दें, स्नेक पाया गया है चंबा कुल्लू और शिमला हिमाचल प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, चितवन नेशनल पार्क नेपाल में। साथ ही आपको जानना चाहिए, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने एशियाटिक गोल्डन कैट, ठीक है, काफ़ी रेयर है ये, इसकी एग्जिस्टेंस रिकन्फर्म की है आसाम के मानस नेशनल पार्क में, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो IUCN ने इस एशियाटिक गोल्डन कैट को शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में नियर थ्रेटन्ड के तौर पर लिस्ट किया हुआ है। What has the James Webb Space Telescope recently detected on Pluto's largest moon, Charon? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में प्लूटो के सबसे बड़े मून चेरोन पर क्या होने की पुष्टि की है? सही आंसर ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड
डिटेक्ट की है प्लूटो के लार्जेस्ट मून चेरोन पर। इससे पहले जो नासा की अर्लियर रिसर्च रही है न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट की मदद से, उसमें ये पता लगाया गया था कि चेरोन के सरफेस पर क्रिस्टलाइन वाटर, आइस, अमोनिया और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हैं। प्लूटो आप सभी जानते हैं कि 9th प्लैनेट के तौर पर जाना जाता था, लेकिन 2006 में कुछ इसी तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट किए गए नेपच्यून के बियॉन्ड, ठीक है, तब इसको ड्वार्फ प्लैनेट में डिग्रेड कर दिया गया। डिस्कवरी ऑफ चेरोन वाज मेड इन 1978 बाय जेम्स क्रिस्टी एंड रॉबर्ट हैरिंगटन। Which of the following signed MOU with Citigroup to facilitate around the clock cross-border payments with debit card? निम्न में से किसने डेबिट कार्ड के साथ 24 घंटे सीमा पार भुगतान की सुविधा के लिए सिटी ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है मास्टर कार्ड। देखिए मास्टर कार्ड और सिटी ग्रुप ने जो है अराउंड द क्लॉक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स विद डेबिट कार्ड्स, ठीक है, तो इसके लिए एक MOU साइन किया है, giving consumers and companies another way to contact business worldwide. Citigroup is the first global bank to use the service known as MasterCard Move, which will allow users to make transactions such as insurance payouts, airline refunds and e-commerce payments. अच्छा, आपको जानना चाहिए कि रशियन कोर्ट ने गूगल पर फाइन लगाया है 2 अनडेसिलियन रबल्स का, लगभग 2.5 डेसिलियन का, 2.5 US$ डेसिलियन का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ जो स्टेट एंड मीडिया आउटलेट्स हैं यहाँ के रशिया के, उनको बैन किया हुआ है। द इंडिया बी स्टडी इज़ कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्वे फॉर एक्सेसिंग द प्रिवेलेंस ऑफ विच कंडीशन? किस स्थिति की व्यापकता का आकलन करने के लिए इंडिया बी अध्ययन दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है? सही आंसर ऑप्शन बी डायबिटीज़। देखिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, इन्होंने जम्मू से संबंधित एक डेटा रिलीज़ किया है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे है ICMR इंडिया डायबिटीज़ इंडिया बी स्टडी, और डायबिटीज़ के केसेस को एक्सेस यहाँ पर किया गया है जम्मू में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से कि हाल ही में डेटा किससे संबंधित रिलीज़ किया गया। ऐसा नहीं है कि स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन बन गया, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है तो ये नेशनल लेवल पर आपका करंट अफेयर आता है। इस सर्वे की फाइंडिंग क्या रही है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपको ये होना चाहिए कि इंडिया बी स्टडी हाल ही में लॉन्च किया गया किससे संबंधित था, जो जम्मू में डायबिटीज़ से संबंधित। बाकी ओवरऑल बर्डन जो इस डिजीज़ का है जम्मू रीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट में 18.9% है, विथ 26.5% इन अर्बन एरियाज एंड 14.5% इन रूरल एरियाज। विच कंट्रीज ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल साइंड MOU विथ कैग इंडिया? हाँ अच्छा, माफ़ कीजिएगा, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो पाई है ना, मैं PDF में कर दूंगा। तो इसमें पूछ रहा है किस देश के जो ऑडिटर जनरल ऑफिस है इन्होंने MOU साइन किया है कैग इंडिया के साथ? सही आंसर ऑप्शन डी है सेशेल्स। ये प्रीवियस स्लाइड का क्वेश्चन रह गया इसमें। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ सेशेल्स के साथ, ताकि दोनों देशों के बीच में ऑडिट से संबंधित कोऑपरेशन किया जा सके। The MOU aims to enhance collaboration and exchange of expertise in the field of auditing between the two nations. सेशेल्स की बात करते हैं, कैपिटल विक्टोरिया है, करेंसी सेशेलियस रुपी है। Where is the 9th edition of the India-Indonesia Joint Special Forces Exercise गरुड़ शक्ति 24 taking place? भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का 9वां संस्करण कहाँ हो रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है जकार्ता। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी कंटिजेंट, जो भारतीय सेना का जो दल है जिसमें 25 पर्सनल हैं, ये सिजानतुंग जकार्ता इंडोनेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24 होने वाला है। और जो इंडियन कंटिजेंट है इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के द्वारा, और जो इंडोनेशियन कंटिजेंट है इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस कोपासस के द्वारा। Which department released the operational guidelines for the नमो ड्रोन दीदी स्कीम? किस विभाग ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखिए जो गवर्नमेंट है इसने सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम नमो ड्रोन दीदी है ये अप्रूव किया है ताकि ड्रोन्स प्रोवाइड किए जा सकें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अंडर DAY NRLM, और टोटल आउटले रहेगा 1261 करोड़ रुपए इस स्कीम का। इस स्कीम का मकसद है 14,500 जो सिलेक्टेड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कराना 2024-25 2025-26 तक, ठीक है, ताकि रेंटल सर्विस पर
ताकि वो मतलब वो रेंटल सर्विस पर फार्मर्स को दे सकें एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो उनकी रेंट से कमाई हो जाएगी उनकी। तो क्या क्या ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं इस स्कीम के, देख लेते हैं। द स्कीम विल बी गवर्नड at the central level by the empowered committee of the secretaries of Department of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Rural Development, Department of Fertilizers, Ministry of Civil Aviation and Ministry of Women and Child Development। तो एक एम्पावर्ड कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज सेंट्रल लेवल पर इस स्कीम को गवर्न करेगा और उसमें सभी डिपार्टमेंट के मेंबर्स रहने वाले हैं। The implementation and monitoring committee will be headed by Additional Secretary Department of Rural Development। इस स्कीम के तहत सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस 80% की दर पर एट द कॉस्ट ऑफ ड्रोन एंड एक्सेसरीज एंसिलरी चार्जेस अप टू मैक्सिमम 8 लाख रुपीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ताकि वो ड्रोन को परचेज कर सकें। क्लस्टर लेवल फेडरेशंस ऑफ SHGs एंड SHGs may raise the balance amount as loan under National Agriculture Infra Financing Facility, interest subvention at the rate 3% on the AIF loan will be provided to the CLFs SHGs। Lead Fertilizers Company responsible for the states will be the implementing agencies of the scheme at the state level। तो सेंट्रल लेवल पर तो हमने ये देख लिया कि ये जो इम्पार्ट कमेटी है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी, और स्टेट लेवल पर जो ये लेड फर्टिलाइजर कंपनीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी स्कीम के लिए। हाउ मैनी पर्सनल वर अवार्डेड द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक फॉर द ईयर 2024। वर्ष 2024 के लिए कितने कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 463। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक ये 463 पर्सनल को दिया गया है, अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 2024 के लिए। द मेडल इज़ गिवन टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंट वर्क, प्रमोट हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड बूस्ट द मोरल ऑफ कंसर्न ऑफिसर इन द फॉलोइंग 4 फील्ड। 4 फील्ड में दिया जाता है, स्पेशल ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, फोरेंसिक साइंस। 1 फरवरी 2024 को ये जो पदक है ये लॉन्च किया गया था। Which two companies have signed an agreement to finance and execute critical infrastructure projects? किन 2 कंपनियों ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन है BEML एंड PFC। देखिए BEML एंड PFC इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू फाइनेंस एंड एग्जीक्यूट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ डिफेंस, रेल ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये MOU साइन किया गया है BEML CMD शांतनु रॉय और परमिंदर चोपड़ा जो कि CMD हैं PFC के। Which of the following banks is included in the 5 nationalized banks to create a chief general manager post? निम्न में कौन सा बैंक मुख्य महाप्रबंधक पद सृजित करने वाला 5 राष्ट्रीयकृत बैंकों में शामिल है? सही आंसर ऑप्शन डी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने चीफ जनरल मैनेजर पोस्ट अप्रूव कर दी है, मतलब चीफ जनरल मैनेजर पोस्ट क्रिएट की जाएंगी बिलो दी बोर्ड लेवल 5 और नेशनलाइज्ड बैंक में, जिनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक भी। इनके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनमें जो जनरल मैनेजर्स हैं उनको चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट पर एलिवेट किया जाएगा। और इससे अब जो CGM पोस्ट हैं 11 नेशनलाइज्ड बैंक में वो 80 से बढ़कर 144 हो जाएंगी। और आपको ये बता दें जो CGM पोस्ट है इट एक्ट्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल लेयर बिटवीन द जनरल मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द नेशनलाइज्ड बैंक। Which 3 countries announced the launch of DG framework to support डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? किन 3 देशों ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए DG फ्रेमवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड साउथ कोरिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और साउथ कोरिया इन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, जिसे आप DG फ्रेमवर्क कह सकते हैं, इसको साइन किया है ताकि भारत में जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे 5G, ओपन रैन, सबमरीन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स, टेलीकॉम टावर्स, डेटा सेंटर्स, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सभी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके। तो इससे संबंधित अनाउंसमेंट की गई है US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के द्वारा। द DG फ्रेमवर्क क्रिएट्स अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस वेयर DFC, JBIC एंड कोरिया एक्सिम बैंक in partnership with Indian private sector can provide support to meet the needs of strategic digital infrastructure deals in India.
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर शुभा तोले। देखिए जानी मानी इंडियन वुमेन साइंटिस्ट सुभा तोले, इन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, और ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री से जो इस पोजीशन पर पहुंची हैं। इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल फेडरेशन है न्यूरो साइंस ऑर्गेनाइजेशंस की, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में है। विच बैंक पार्टनर विद मिनटॉक टू इनहेंस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर एसएमईज? एसएमईज के लिए डिजिटल भुगतान समाधान बढ़ाने के लिए इस बैंक ने मिनटॉक के साथ साझेदारी की है। सही आंसर ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। देखिए पेमेंट सॉल्यूशंस को सीमलेस प्रोवाइड कराने के लिए एसएमईज के लिए मिनटॉक और एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप अनाउंस की है टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सपैंड द एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स विद इन द डिजिटल इकोसिस्टम। Through this collaboration, Axis Bank will utilize Mintock's white-labeled mobile SaaS platform, enabling SMEs to accept payments, access transaction reports, and submit service requests directly through the app. What is the new timeline set by IRDAI for the implementation of IFRS 17 in India's insurance sector? भारत के बीमा क्षेत्र में IFRS 17 के क्रियान्वयन के लिए IRDAI द्वारा निर्धारित नई समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है फिजिकल ईयर 27। देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI, इसने जो बैंक स्पॉन्सर्ड एंड नॉन बैंक स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें कहा है कि आप IFRS 17 रेगुलेशंस को फिजिकल 27 तक इम्प्लीमेंट कीजिए, तो ताकि इनको ज़्यादा समय मिल जाएगा। आपको बता दें IRDAI ने इससे पहले जो टाइमलाइन सेट की थी वो फिजिकल 25 सेट की गई थी इस IFRS 17 रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। IFRS 17 यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 17 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, और इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। It states the classification of assets and liabilities of companies operating in the insurance sector and provides consistent principles for insurance contracts। ठीक है, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जानकारी और जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित कंपनीज की, उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट देनी होती है। डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IFRS 17 बिकेम इफेक्टिव ऑन जनवरी 1, 2023। तो ये लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 2023 को। इन विच रीजन डिड इंडिया एंड चाइना कंप्लीट द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस? भारत और चीन ने किस क्षेत्र में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की? सही आंसर ऑप्शन बी है ईस्टर्न लद्दाख। देखिए देपसांग प्लेन्स और देमचोक एरियाज जो कि ईस्टर्न लद्दाख में होते हैं, यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है रिजम्पशन हो चुका है। इसी के साथ इंडिया और चाइना ने जो डिसएंगेजमेंट है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं ना ये, तो वहाँ पर डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया है अपना। तो 3 स्टेप प्रोसेस रहा है डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। आप सभी जानते हैं ईस्टर्न लद्दाख में मई 2020 में चाइनीज़ इनकर्शंस पाया गया था कि चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ पर घुस गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी थोड़ा दिक्कत भी आ गई थी, दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव भी हो गया था। This development is important because the Chinese side until a year ago showed reluctance to even discuss Depsang Plains and Depchong while it agreed on disengagement and other friction points। जो other friction points हैं जैसे कलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और सदर्न बैंक्स ऑफ पैंगोंग त्सो, यहाँ पर तो डिस्कशन करने के लिए तैयार था चाइना, लेकिन देपसांग प्लेन्स और देमचोक पर तैयार नहीं था, तो अब यहाँ से भी डिसएंगेजमेंट होना शुरू हो गया है। Who was unanimously elected as the Speaker of the Haryana Assembly? हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी हरविंदर कल्याण। आपको जानना चाहिए 3 टाइम बीजेपी एमएलए हरविंदर कल्याण, इन्हें हरियाणा असेंबली का स्पीकर चुना गया है। वहीं जिंद से बीजेपी एमएलए कृष्ण मिधा, इन्हें डिप्टी स्पीकर चुना गया है। इनसे पहले अब तक प्रोटम स्पीकर चुने गए थे रघुबीर सिंह कादियान। प्रोटम स्पीकर इसलिए चुने जाते हैं जो नए मेंबर्स आते हैं असेंबली में चुनकर, उनको शपथ प्रोटम स्पीकर द्वारा दिलाई जाती है। और इस बार की जो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली है ये 15th असेंबली है। वहीं आपको जानना चाहिए कि सीनियर नेशनल कांग्रेस लीडर एंड एमएलए चरर ए शरीफ अब्दुल रहीम राठेर ये नए स्पीकर बने हैं जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के। मुबारक कुल ये प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे इनसे पहले। हु बिकेम
द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 टाइटल। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? सही आंसर ऑप्शन डी है रैशल गुप्ता। आपको जानना चाहिए कि 20 साल की रैशल गुप्ता जालंधर पंजाब से आती हैं। ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 क्राउन जीता है। आपको बता दें गुप्ता ने ग्रैंड पेजेंट चॉइस अवार्ड 2024 भी जीता है। साथ ही अगस्त 2024 में इन्होंने मिस ग्रैंड इंडिया टाइटल भी जीता था। और अब ये जो 12th मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पेजेंट होने वाला है, माफ़ कीजिएगा, जो ये इन्होंने टाइटल जीता इस बार मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024, ये 12th एडिशन था और बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। हु वॉज क्राउंड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड खिताब 2024 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल ये मध्य प्रदेश से आती हैं। ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 जीता है इन्होंने मुंबई में, और उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं ये। आपको जानना चाहिए कि लास्ट ईयर की विनर थी नंदिनी गुप्ता, तो इन्होंने इन्हें क्राउन पहनाया है। और अब निकिता पोरवाल भारत को रिप्रेजेंट करेंगी 73rd मिस वर्ल्ड पेजेंट में। फेमिना मिस इंडिया 2024 ये 60th एडिशन था इस इवेंट का और मुंबई में हुआ है। देखिए एडिशन कई बार पूछे जाते हैं, विनर ना पूछकर एडिशन पूछ लेते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च्ड? भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है लेह लद्दाख। आपको जानना चाहिए कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इंडिया का फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया। इसमें कॉम्पैक्ट इन्फ्लेटेबल हैबिटेट भी है जिसका नाम HAB-1 रखा गया है। ये मिशन डेवलप किया गया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो, आका स्पेस स्टूडियो, द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT दिल्ली के साथ मिलकर। साथ ही इसको सपोर्ट कर रहा है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इस मिशन का मकसद है कि इस तरह की कंडीशन बनाना जैसी मार्स पर या फिर मून पर होती हैं इस तरह, क्योंकि लद्दाख में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ज्योग्राफिकल टेरेन इसी तरह की है जैसे प्लेनेट पर होती है। और इस मिशन का मकसद ये है कि एस्ट्रोनॉट्स को एक तरह की अनुभूति दी जाए कि किस तरह से टेरेन आपको प्राप्त होता है मार्स या मून पर। ठीक है, ये बनाया हुआ ना इस तरह का एक हैबिटेट बनाया हुआ है और सराउंडिंग आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे मार्स या फिर मून पर हो। आप सभी जानते हैं हमारे देश का स्पेस विजन 2047, इसमें हम इंडियन स्पेस स्टेशन भी सेटअप करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक, और इंडियन को भी मून पर उतारेंगे 2040 तक। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स सेलिब्रेट देयर फॉर्मेशन डे ऑन November 1st? भारत के कितने राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है 8। देखिए 8 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरीज ये अपना फॉर्मेशन डे यानी कि स्थापना वर्ष मनाते हैं 1 नवंबर को। अब इनमें स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु हैं। वहीं अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। आपको यहाँ पर ये जानना चाहिए कि आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट रहा है जो लैंग्वेज बेसिस पर क्रिएट किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को इसको बनाया गया था। As of September 2024, what is the total amount of gold reserves held by Reserve Bank of India? सितंबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल स्वर्ण भंडार कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 854.73 मैट्रिक टन्स। देखिए सितंबर 2024 के एंड तक इंडिया का जो टोटल गोल्ड रिजर्व है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है वो 854.73 मैट्रिक टन्स है। SRBI की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है। और इसमें से भी 510.56 मैट्रिक टन्स हमने डोमेस्टिकली स्टोर रखा हुआ है, यानी कि टोटल रिजर्व का 60% हमने अपने यहाँ पर डोमेस्टिकली रिजर्व रखा हुआ है। बाकी का जो गोल्ड रिजर्व है ये हमने एब्रॉड में रखा हुआ है 324 मैट्रिक टन्स बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास है। 20.26 मैट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड ये डिपॉजिट की फॉर्म में हमने रखा हुआ है लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। सितंबर 2024 के एंड तक जो गोल्ड है ये हमारे टोटल जो फोरेक्स है, जो टोटल हमारा रिजर्व है उसका 9.32% है। मार्च 2024 में 8.15% था, लेकिन अब सितंबर एंड में 9.32% हो गया है।
और जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ये 11.2 मंथ्स का इम्पोर्ट जो है मतलब सपोर्ट करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जाता है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है ये हर 6 महीने में पब्लिश की जाती है आरबीआई द्वारा, मार्च के एंड में और सितंबर के एंड में। वेयर इज बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट लोकेटेड? बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है, बिहटा। देखिए, बिहार इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा, इन्होंने राज्य का फर्स्ट ड्राई पोर्ट बिहटा, जो कि पटना के पास एक टाउन है, यहाँ पर इनोग्रेट किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर इसको रन किया जा रहा है प्रिस्टाइन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा। कोई भी ड्राई पोर्ट या फिर इनलैंड कंटेनर डिपो लॉजिस्टिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जो सी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट है उनसे दूर, ठीक है, कार्गो हैंडलिंग के लिए, स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो एक तरह का इनलैंड रीजन और जो एयरपोर्ट या सी पोर्ट्स होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज की तरह ये कार्य करता है। और यहाँ से जो फर्स्ट कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया है वो लेदर शूज़ रहे हैं, रशिया को भेजे हुए। द एमिशन गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूएनईपी। देखिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है चाइना और इंडिया का, जो कि टॉप 3 एमिटर्स में से आते हैं। तो चाइना में 5.2% बढ़ा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, भारत में 6.1% बढ़ा है 2023 में, ऐसा यूएन रिपोर्ट ने कहा है। ग्लोबल एमिशन 2023 में 1.3% हायर रहा है प्रीवियस ईयर से। तो रिपोर्ट का नाम है एमिशंस गैप रिपोर्ट। ये एक एनुअल पब्लिकेशन है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इसने भी कहा है कि जो पेरिस एग्रीमेंट का हमारा जो गोल था टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखना, ठीक है, ये तो भूल ही जाओ। इवन जो 2 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड है वो भी डेंजर में, उसे भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि इन मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है एमिशंस रिडक्शन में, और जो एमिशन गैप है 2030 और 35 के लिए, ये तभी हो सकता है जब हम $200 पर टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट खर्च करें। वेयर वॉज द 16th कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड? जैविक विविधता पर 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है, कैली। ये महत्वपूर्ण है वाला क्वेश्चन। देखिए, 16th कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD या फिर आप COP16 को कह सकते हैं, एक कोलंबियन सिटी कैली में हुआ है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। इसका थीम रहा पीस विद नेचर। हर 2 साल में एक कन्वेंशन होता है। 1992 की रियो अर्थ समिट जो हुई थी, तो उसी का ये प्रोडक्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहीं से ये निकला है। और इट एम्स टू प्रोटेक्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, रिस्टोर नेचुरल इकोसिस्टम एंड एंश्योर दैट बेनिफिट्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए, इसी तरह की समिट जो पिछली बार हुई थी, मैंने कहा ना 2 साल में होती है, तो 2022 में हुई थी ये, कुनमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोसिटी फ्रेमवर्क। तो इसमें 4 गोल और 23 टारगेट रखे हुए थे जो 2030 तक हमें पानी है, ठीक है। तो इसमें एक 30x30 टारगेट भी रहा है, यानी कि 30% वर्ल्ड की जो लैंड एंड ओशियन है उसको हम रिजर्व करें, और 30% जो डिग्रेडेड लैंड है या फिर मैरीन इकोसिस्टम है उसको 2030 तक हम रिस्टोर करें। बाय हाउ मच डिड इंडियाज TB इंसिडेंस रेट डिक्लाइन फ्रॉम 2015 टू 2023? 2015 से 2023 तक भारत में TB की दर में कितनी गिरावट आई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 17.7%। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल TB रिपोर्ट 2024 रिलीज़ की है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत ने जो TB के केसेस हैं उसमें डिक्लाइन आया है, और काफ़ी अच्छा भारत ने परफॉर्मेंस दिया है 2015 के बाद से। 2023 में 27 लाख TB केसेस रहे हैं, जिनमें से 25.1 लाख पर्सन डायग्नोज किए गए, उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया है। तो इस तरह से जो इंडिया का ट्रीटमेंट कवरेज है 2015 में 72% था, और 2023 में बढ़कर 89% हो गया है, 89% हो गया है। TB डेथ्स भी डिक्लाइन हुई हैं 24% तक, ठीक है। और 2025 हमने टारगेट रखा है कि 75% तक TB डेथ्स में डिक्लाइन लाना। और भारत में जो TB इंसिडेंस है उसमें भी ड्रॉप देखने को मिला है। 237 पर लाख पॉपुलेशन 2015 में TB इंसिडेंस रेट था, और ये अब 195 पर लाख पॉपुलेशन हो गया 2023 में।
यानी कि 17.7% डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। अक्टूबर 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो निक्षय पोषण योजना है जो कि टीबी से संबंधित है, इसमें जो सपोर्ट दिया जाता है पेशेंट को 500 रुपये पर मंथ पर टीबी पेशेंट से बढ़ाकर 1000 रुपये पर मंथ पर टीबी पेशेंट कर दिया था। ग्लोबली अगर हम बात देखें तो 82 लाख पीपल नए डायग्नोज किए गए हैं टीबी के लिए 2023 में। ये हाईएस्ट है जब से WHO ने टीबी मॉनिटरिंग शुरू किया 1995 से, तब से लेकर अब तक ये हाईएस्ट है। विच कंट्री रिसेंटली डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI? हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होने का फैसला किया है? सही आंसर ऑप्शन ए ब्राज़ील। देखिए, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके लिए एक सेटबैक है कि ब्राज़ील ने डिसाइड किया है कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, और ये ब्रिक्स में भारत के बाद दूसरी कंट्री है जो BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बनेगी। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा हैं, इन्होंने कहा हम BRI का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, कुछ और तरीके देखेंगे। भारत अपना वैसे ही पहले ही रिजर्वेशन दिखा चुका है चाइना के इस प्रोजेक्ट को लेकर। अच्छा, ब्राज़ील एक और न्यूज़ से चर्चा में रहा। वेनेजुएला ने जो ब्राज़ील में अपने एम्बेसडर ने वापस बुला लिया है, क्योंकि वेनेजुएला ने अपनी एप्लीकेशन दी थी ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने के लिए। ब्राज़ील गवर्नमेंट ने उसको वीटो कर दिया था, यानी कि उस पर अपना जो है मना कर दिया था कि हम इसके पक्ष में नहीं है। इंडियाज जसप्रीत बुमराह हैज़ बीन लेटली रिप्लेस्ड बाय अनदर प्लेयर एज द नंबर 1 बॉलर इन द लेटेस्ट ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स। हु इज़ द प्लेयर? नवीनतम ICC पुरुष टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह को किस खिलाड़ी द्वारा नंबर 1 गेंदबाज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है कागिसो रबाडा। साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर कागिसो रबाडा ये ICC मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स में टॉप स्पॉट पर फिर से पहुंच गए हैं। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने पीछे छोड़ा है। अच्छा, स्पोर्ट से संबंधित आप एक और न्यूज़ जान लीजिए, हॉकी से संबंधित है। तो 14 साल की रही रानी रामपाल जब ये टीम इंडिया में आई थी, टीम इंडियन हॉकी टीम में, और अब ये रिटायर हो चुकी हैं। इन्होंने लिखा ना कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है रिटायर होना। 14 साल लंबा इनका कैरियर रहा है और वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स में से एक है ये। इनकी जर्सी नंबर 28 रहा, इसको भी रिटायर कर दिया गया हॉकी इंडिया के द्वारा। और इनकी अगुवाई में हमने 4th प्लेस हासिल किया था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, और एशिया कप 2017 हमने जीता था, सिल्वर मेडल जीता 2018 एशियन गेम्स में। अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुनी गई, राजीव गांधी खेल रत्न इन्हें मिला, पद्मश्री ने मिला, और लास्ट ईयर तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर बनी जिनके नाम पर स्टेडियम ही रख दिया गया। इंडियन रेलवेज का जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम है रायबरेली में, इसका नाम रानीगढ़ हॉकी टर्फ रखा गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन में मल्टी स्टेटमेंट बन जाते हैं, खासकर PCS टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं। अच्छा, ये मेरे को जो ये जर्सी नंबर रिटायर कर देते हैं ना, ये वाला मुझको थोड़ा समझ में नहीं आता। मतलब आप कई तरह से सम्मानित कर सकते हैं, पर आप जर्सी नंबर को रिटायर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है और कोई प्लेयर हो उसको ये नंबर अच्छा लगता हो, तो उसका हक क्यों आप लोग छीन रहे हो। मतलब कई बार देखा ना, जैसे क्रिकेटर्स की भी जर्सी नंबर रिटायर कर देते हैं, मतलब वो नंबर तो दूसरा प्लेयर भी ले सकता है, और क्या पता उसका कुछ हो ऐसा कि भाई मेरा लकी नंबर है, मुझे चाहिए था ये, पर आपने तो रिटायर ही कर दिया। ठीक है, और भी कई वेज होते हैं सम्मानित करने के। सबसे बड़ा सम्मान तो यही है कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें, उनको सम्मानित करें कि आपने इतना अच्छा खेला है, योगदान दिया है। विच प्लेयर इज़ द ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द ICC Women's T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट? कौन से खिलाड़ी ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट की टीम में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है हरमनप्रीत कौर। देखिए, ICC Women's T20 वर्ल्ड कप 2024 टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित कर दी गई है, और 7 टीम्स से प्लेयर लिए गए हैं। चैंपियन न्यूजीलैंड से भी लिए गए हैं, रनर्स अप साउथ अफ्रीका से भी 3 प्लेयर लिए गए हैं। हरमनप्रीत कौर ओनली इंडियन है जो इस ICC Women's T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में अपनी जगह बना पाई है। साउथ अफ्रीका की लौरा वोलवार्ड इन्हें कैप्टन ऑफ द टीम ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। स्पोर्ट्स से संबंधित एक और न्यूज जान लीजिए। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर VVS लक्ष्मण ये हेड कोच होंगे भारत की सीनियर मेंस क्रिकेट टीम के। साउथ अफ्रीका में जा रही है ना ये सीरीज़ खेलने, क्योंकि जो इनकम्बेंट नेशनल कोच हैं गौतम गंभीर, ये ऑस्ट्रेलिया जो भारतीय टीम जाएगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वहाँ पर जाएंगे। विच स्टेट सिक्योर्ड द ओवरऑल चैंपियनशिप टाइटल एट द 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप? 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने समग्र चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक।
तो 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप ये गोवा में कंक्लूड हुई है। कर्नाटक ने इस टाइटल को जीता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर राजस्थान रहा है। और कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ साथ में देख लेते हैं। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में इंडिया स्टार शटलर श्रीकांत कदम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेन सिंगल्स में और सिल्वर मेडल जीता है मेंस डबल में दिनेश राजैया के साथ मिलकर। स्क्वैश की बात करें तो इंडिया की आकांक्षा सालुंके, इन्होंने विमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है सेकंड इंटरनेशनल विमेंस ओपन ऑफ कोसिक्स 2024 जो कि फ्रांस में हुआ। मनिका बत्रा ने इतिहास रच दिया है, फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं जो टॉप 8 में पहुंची WTT चैंपियंस मॉन्टपेलर 2024 टूर्नामेंट फ्रांस में। Which country has been nominated as the country of focus at the 55th International Film Festival of India? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अनाउंस किया है कि ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस हम नॉमिनेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की 55th एडिशन के लिए। ये जो 55th एडिशन है गोवा में होगा 20 से 28 नवंबर के बीच में। और एक नया सेक्शन और अवार्ड कैटेगरी भी ऐड की गई है, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन फीचर फिल्म। द अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज इन रिकॉग्निशन ऑफ यंग डायरेक्टोरल टैलेंट फ्रॉम इंडिया। Which team handed India their first ever whitewash in a series of 3 or more test matches at home? किस टीम ने भारत को घरेलू मैदान पर 3 या अधिक टेस्ट मैचों की श्रृंखला में पहली बार वाइट वॉश किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड ने भारत को फर्स्ट एवर वाइट वॉश किया है किसी ऐसी सीरीज में जहां पर 3 या 3 से अधिक टेस्ट मैच खेले गए हों, वो भी अपने घर पर, मतलब भारत में ही। और जो भारत टीम है जिसकी अगुवाई रोहित शर्मा करते हैं, इन्हें 25 रन से हरा दिया है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। तो यहाँ पर ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वेन्यू क्या कहाँ पर था, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ का लॉस हुआ है काफ़ी चर्चा में है, अब तक चर्चा में चल रहा है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए किस स्टेडियम में, किस सिटी में ये खेला गया, किस टीम ने भारत को हराया है। और आपको बता दें भारत को 147 रन का टारगेट मिला था, लेकिन भारत उसे अचीव नहीं कर पाई। ये इंडिया का ओवरऑल 9th सीरीज़ वॉश आउट रहा है टेस्ट क्रिकेट में। लास्ट टाइम जब भारत का वाइट वॉश हुआ था घर पर, साल 2000 की बात है, तब भारत 0-2 से हारा था साउथ अफ्रीका से। अच्छा, पहली बार हम टेस्ट हिस्ट्री की बात करें 1933 में, तो भारत अपने घर पर हारा था जब वाइट वॉश हुआ था 3 से ज़्यादा मैचेस में। 1933 की ये तब बात है, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता से पहले की। तो वाइट वॉश का मतलब होता है कि क्लीन स्वीप हो गया, मतलब जितने मैच की श्रृंखला थी उनमें आप एक भी नहीं जीते, सब हार गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं विल यंग न्यूजीलैंड के, और जो 3rd टेस्ट मैच खेला गया इसके प्लेयर ऑफ द मैच रहे आजाद पटेल न्यूजीलैंड के ही। Who was appointed as the new independent chairman for the ICC's anti-corruption unit? ICC की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के लिए नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सुमाथी धर्मावर्धना। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने श्रीलंका के सुमाथी धर्मावर्धना को इंडिपेंडेंट चेयरमैन नियुक्त किया है अपनी एंटी करप्शन यूनिट के लिए, और ये सर रॉनी फ्लानगन को रिप्लेस कर रहे हैं। आपको बता दें जो भी एंटी करप्शन यूनिट है, ठीक है, तो इसका जो भी मैनेजमेंट है और जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उन सभी को देखा जाता है इनके द्वारा, जो इंडिपेंडेंट चेयरमैन होते हैं। हु इज़ द फेमस इंडियन फैशन डिज़ाइनर हु पास्ड अवे लेटली? प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिज़ाइनर कौन है इनका हाल ही में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन है रोहित पाल। देखिए जाने माने डिज़ाइनर रोहित पाल, इनका हाल ही में निधन हो गया है 63 की एज में। बेसिकली श्रीनगर से आते थे, कश्मीर वैली से। अगर हम और ऑब्वियसली की बात करें तो TPG नाम्बियार जो कि फाउंडर रहे हैं BPL के, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 95 की एज में। जाने माने कन्नड़ डायरेक्टर गुरु प्रसाद, इनका भी निधन हो गया है 52 की एज में। Who will succeed गोपाल विट्ठल एज MD एंड CEO ऑफ भारती एयरटेल? भारती एयरटेल के MD और CEO के रूप में गोपाल विट्ठल का स्थान कौन लेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है शाश्वत शर्मा। देखिए भारती एयरटेल बोर्ड ने गोपाल विट्ठल जो कि
मतलब गोपाल विट्टल को एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। अब तक क्या थे ये? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी और सीईओ थे। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बन जाएंगे और इनके बदले एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है शाश्वत शर्मा को 1 जनवरी 2026 से। कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड जो कि लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने केदार लिले को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। व्हेन इज द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 5 नवंबर। देखिए, वर्ल्ड सुनामी डे ये हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है और 2024 में इसका थीम रहेगा एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन विद द लेसन्स ऑफ द 2004 इंडियन ओशन सुनामी। Who was recently elected as the first black leader of Britain's Conservative Party? हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के पहले अश्वेत नेता के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है केमी बादेनॉच। देखिए, ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इन्होंने अपना फर्स्ट ब्लैक लीडर नियुक्त किया है जिनका नाम है केमी बादेनॉच। ठीक है, 1834 में कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके बाद से इनका जो लीडर था कभी भी ब्लैक लीडर नहीं रहा है, अश्वेत। और आपको बता दें, इस तरह से ही यूनाइटेड किंगडम में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्ट होने वाली फर्स्ट ब्लैक वुमन भी बन गई हैं। तो नई ओपोजिशन लीडर रहेंगी हैं। लीडर मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है ना, राज्यसभा में कौन लीडर है, लोकसभा में सरकार का कौन लीडर है, या फिर लोकसभा में विपक्ष का लीडर कौन है, तो इसी तरह से विपक्ष की लीडर बनी है। और ये ऋषि सुनाक को रिप्लेस कर रही है। ऋषि सुनाक आप सभी जानते हैं, इनकी अगुवाई में जुलाई के जनरल इलेक्शंस है वो इनकी पार्टी हार गई थी और मात्र 121 सीट्स इन्हें मिली थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टू एनकरेज इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स? स्वास्थ्य समस्याओं के लिए नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। देखिए, इंडियन साइंटिस्ट को एनकरेज किया जा रहा है कि आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आइए, कुछ सॉल्यूशंस बताइए जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए। और ठीक है, और उनके लिए कोई मतलब हेल्थ सॉल्यूशन बताइए। तो इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया जिसका नाम है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। The scheme proposes to foster novel, out-of-the-box, futuristic ideas, new knowledge generation, discovery, development of breakthrough health technologies, which has never been thought, tested, or tried in the world till date. At which United Nations Summit was a permanent body for indigenous peoples to consult on nature conservation approved. किस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में प्रकृति संरक्षण पर परामर्श हेतु स्वदेशी लोगों के लिए एक स्थायी निकाय को मंजूरी दी गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है UNCOP16 ऑन नेचर। देखिए, यूनाइटेड नेशंस COP समिट ऑन नेचर जो कि कोलंबिया में हो रही है, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने एक परमानेंट बॉडी अप्रूव कर दी है इंडिजिनियस पीपल्स के लिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में जो नेचर कंजर्वेशन के लिए जो कार्य होता है उस पर कंसल्ट करने के लिए लगभग 200 कंट्रीज़ कोलंबिया की कैली सिटी में जो है उपस्थित रही। और 2022 का जो कोमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, इसको इम्प्लीमेंट करने से संबंधित यहाँ पर चर्चा हुई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। The consultative body, which will also extend to local communities, will help incorporate traditional knowledge and practices into conservation efforts. Which month in 2024 recorded the second highest ever GST collection? 2024 के किस महीने में अब तक का दूसरा सबसे अधिक GST संग्रह दर्ज किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है अक्टूबर। देखिए, जो ग्रोस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन है अक्टूबर में, ये 9% तक बढ़ गया है और 1.87 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो कि सेकंड हाईएस्ट रहा है अब तक का। और इसका कारण क्या रहा है? डोमेस्टिक सेल बढ़ी है और हमारा जो कंप्लायंस है वो इम्प्रूव्ड हुआ है। जो सेंट्रल GST कलेक्शन है 33,821 करोड़ रुपये रहा। स्टेट GST 41,664 करोड़ रुपये रहा। इंटीग्रेटेड IGST 99,111 करोड़ रुपये रहा। सेसरा 12,550 करोड़ रुपये।
और जो टोटल ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू है 8.9% बढ़कर 1,87,340 करोड़ रुपए पहुंच गया। अक्टूबर 2023 में 1.72 लाख करोड़ रुपीस रहा है। अक्टूबर 2024 में सेकंड बेस्ट जीएसटी रहा है, जीएसटी कलेक्शन। और हमारा जो अब तक का सबसे बेस्ट जीएसटी कलेक्शन रहा है अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपीस, ये याद रखिएगा। Which Indian agency has been included in the steering committee of the Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific? Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। देखिए, भारत जिसे रिप्रेजेंट किया गया डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट द्वारा इसको स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द एसेट रिकवरी इंट्राजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक में इंक्लूड कर लिया गया है, जो कि एक प्रोमिनेंट मल्टी एजेंसी नेटवर्क है। देखिए, जो भी क्राइम्स संबंधित पैसा इधर उधर जाता है ना, एक देश से दूसरे देश में या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो उस चीज़ को निरीक्षण करने के लिए कमेटी बनाई गई है एशिया पैसिफिक में। ARINAP मतलब यही, एसेट रिकवरी इंट्राजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। It was established to facilitate cross-border collaboration on asset tracing, freezing and confiscation. 28 member jurisdiction है इसमें, 9 ऑब्जर्वर हैं। By 2070, what percentage of GDP loss is India projected to suffer due to climate change, according to Asian Development Bank's Asia Pacific Climate Report? एशियन डेवलपमेंट बैंक की एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को कितने प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान होने का अनुमान है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 24.7%। देखिए, क्लाइमेट चेंज के कारण 16.9% लॉस जीडीपी में हो सकता है 2070 तक एशिया एंड पैसिफिक रीजन में, और इंडिया की अगर हम बात करें तो 24.7% जीडीपी लॉस हो सकता है। ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक की एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट में बताया गया है। अगर इसी तरह से क्लाइमेट क्राइसिस चलता रहा तो लगभग 300 मिलियन पीपल जो है कोस्टल इनंडेशन के रिस्क पर आ जाएंगे, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ कोस्टल एसेट्स कुड फेस एनुअल डैमेज बाय 2070। हु लॉन्च द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है अमित शाह। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद गवर्नेंस। The application will make registration of births and deaths seamless and hassle-free by allowing citizens to register at any time from any place and in their state's official language. आप सभी को मालूम होगा कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, उसमें जो भी बर्थ हुई हैं या फिर डेथ्स हुई हैं हमारे देश में 1 अक्टूबर 2023 से, उनको डिजिटली रजिस्टर करना जरूरी है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुजरात का लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पिपलास अहमदाबाद सिटी में इनोग्रेट किया है। BBB मॉडल पर इसको बनाया गया है 375 करोड़ रुपए की लागत से, और ये जॉइंट पार्टनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बीच में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024? वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 176। देखिए, भारत का जो स्कोर है वो 45.5 है आउट ऑफ 100, और रैंक है 176 अगर हम ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 की बात करें। 5 वर्स्ट परफॉर्मर्स में जो है हम आते हैं, और किरीबाती लास्ट में है 180, टर्की है 179 पर, इराक है 178 पर, माइक्रोनेशिया है 177 पर, फिर हम हैं 176 पर। और ये फर्स्ट एवर नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स रहा है, और 4 से क्राइटेरिया रही: लैंड मैनेजमेंट, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस और फ्यूचर ट्रेंड्स। इसको डेवलप किया गया है गोल्डमैन सोटनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज एट बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव और biodb.com के द्वारा। टॉप रैंकिंग कंट्रीज में रही लग्जमबर्ग, एस्टोनिया और डेनमार्क। वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली।
आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट को होस्ट किया है अशोक होटल न्यू दिल्ली में। इस समिट को इनोग्रेट किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। समिट की थीम रही रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। आप सभी जानते होंगे कि बुद्ध धम्मा इसकी जर्नी है ये शुरू हुई 6th सेंचुरी BCE से, जब सिद्धार्थ गौतम ने एनलाइटमेंट अटेन किया और इस तरह से बुद्ध धर्म का विस्तार होता चला गया और 3 मेजर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस निकल कर आए, थेरावेदा, महायाना और वज्रायना। हु हैज़ बीन इलेक्टेड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, आशीष खन्ना। आपको जानना चाहिए कि भारत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट री इलेक्ट कर लिया गया है 2 साल के टर्म के लिए 2024 से 2026 तक। फ्रांस को वाइस प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। साथ ही जो ISA मेंबर कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपना 3rd डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस नियुक्त किया है और ये है आशीष खन्ना। ठीक है, तो ये मार्च 2025 में अपना ऑफिस अटेन करेंगे और फिलहाल कौन है? डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड बोत्सवानास 6th प्रेसिडेंट। बोत्सवाना का 6ठा राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, डूमा बोको। देखिए, डूमा बोको जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी के, ये बोत्सवाना के 6th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और इस पोस्ट पर ये सक्सीड कर रहे हैं मोक्वित्सी मसीसी को। बोत्सवाना जिसे लैंड ऑफ स्वाना भी कहते हैं, इसके बारे में हम बात करें तो कैपिटल गाबोर्ने है और करेंसी है बोत्सवाना पुला। Who has been appointed as the new chairperson of the New Delhi Municipal Corporation NDMC? नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, केशव चंद्र। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉर्मर अंडमान चीफ सेक्रेटरी केशव चंद्र को न्यू चेयरपर्सन नियुक्त किया है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का, NDMC का, और इस पोस्ट पर चंद्र जो है फॉर्मर दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जो है सक्सीड कर रहे हैं। डॉक्टर V केंदावेलू, इन्हें नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है गोवा का। हु रिसेंटली वॉन द थाई मोटो GP। हाल ही में थाई मोटो GP किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, फ्रांसिस्को बैगनैया। देखिए, फ्रांसिस्को बैगनैया इन्होंने थाई मोटो GP जीता है। इससे पहले इन्होंने मलेशियन ग्रां प्री भी हाल ही में जीता था। और आपको बता दें ये इटालियन ग्रां प्री मोटरसाइकिल हैं और मोटो GP में डुकाटी लेनोवो टीम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये मोटरसाइकिल वाला है। एक तो हम वो पढ़ते हैं ग्रां प्री जो हम देखते रहते हैं हैमिल्टन इन सब के वर्स्टैपन वाले, ठीक है, तो कार रेसिंग वाले होते हैं, ये मोटरसाइकिल वाले। विच इंडियन विकेट कीपर बैटर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। हाल ही में किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रिद्धिमान शाह। देखिए, वेटरन इंडिया विकेट कीपर बैटर रिद्धिमान शाह इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट से और 15 साल की इनकी जनवरी का अंत हो जाएगा क्रिकेट में। रणजी ट्रॉफी का जो ये सीज़न है ये इनका लास्ट होगा। बंगाल की ओर से खेलते हैं, बंगाल से ही हैं। 40 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, 9 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं। अपना इंटरनेशनल डेब्यू इन्होंने किया था 2010 में साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट। और अगर हम कुछ रिटायरमेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बैट्समैन मैथ्यू वेड इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट से। वहीं मोइन अली जो कि इंग्लैंड से, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना संन्यास ले लिया है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ने गैम्बिया के खिलाफ खेलते हुए T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट टोटल बनाया है, 344 रन बनाए इन्होंने। इससे पहले रिकॉर्ड नेपाल के पास था, 314 बनाए थे इन्होंने। द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम रिसेंटली क्लाइम टू विच पोजीशन इन द फीफा रैंकिंग्स। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 125th। देखिए, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम 125th पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स में अंडर न्यू कोच मैनुएलो मार्केज। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वर्ल्ड चैंपियंस अर्जेंटीना
पहले नंबर पर है, फिर फ्रांस आता है, उसके बाद स्पेन, फिर इंग्लैंड, फिर ब्राज़ील। तो इस तरह से टॉप 5 कंट्रीज़ हैं फीफा की। What is the target percentage of terrestrial, inland water and coastal and marine areas that India aims to protect by 2030 under its updated biodiversity action plan? स्थलीय अंतर्देशीय जल और समुद्री क्षेत्रों का लक्ष्य प्रतिशत क्या है जिसे भारत ने अपनी अद्यतन जैव विविधता कार्य योजना के तहत 2030 तक संरक्षित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 30%। देखिए, भारत ने अपना अपडेटेड बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसका गोल रहेगा कि एटलीस्ट 30% जो इसका टेरेस्ट्रियल, इनलैंड वाटर, कोस्टल एंड मैरीन एरियाज है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए 2030 तक। जो भारत का ये अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान है, ये अनवील किया गया 16th UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो कि कोलंबिया में आयोजित हुई, और 23 नेशनल टारगेट्स, 23 ग्लोबल गोल्स यहाँ पर सेटअप किए गए हैं अंडर कुनमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसे 15th UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कनाडा 2022 में अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, तो ये हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब तक आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर हो रही है, ये कहाँ पर हुआ है। और ये जो सम्मेलन हुआ, इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी था कि 2030 तक एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन एरियाज़ को हम प्रोटेक्ट करें। इंडिया आप सभी जानते हैं कि 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक है, और ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसका मेंबर भारत 1994 में बना। और भारत में वर्ल्ड का जो 7 से 8% स्पीसीज़ भारत में है, और जबकि केवल 2.4% ग्लोबल लैंड एरिया है भारत का। विच कंट्री होस्टेड द G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग? G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, ब्राज़ील। G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मिनिस्ट्रियल मीटिंग बेलेम, ब्राज़ील में हुई है, और इसमें भारत की ओर से भी डेलीगेशन गया है। यहाँ पर फर्स्ट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को अडॉप्ट किया गया। PK मिश्रा जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, इन्होंने भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है और बताया कि किस तरह से डिजास्टर रिस्क को जो है हम कम कर सकते हैं, किस तरह से भारत ने इसकी प्लानिंग की हुई है। जो फर्स्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जो ये पूरा प्रोग्राम है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत लास्ट ईयर न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इंडियन डेलीगेशन ने जो ट्रॉयका मीटिंग है, ट्रॉयका मतलब जो 3 कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि जिसके पास फ़िलहाल चेयरमैनशिप है, जो इससे पहले वर्ष रख चुकी है और जो अगले साल रखेगी। तो G20 का कैसे है, भारत पिछली बार था, इस बार ब्राज़ील है, अगली बार साउथ अफ्रीका होगा। तो ये ट्रॉयका होती है। तो ये ट्रॉयका मीटिंग हुई है, इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है। Which government recently restricted the use of popular apps like WhatsApp, WeChat and Google Drive for its civil servants? हाल ही में किस सरकार ने अपने सिविल सेवकों के लिए WhatsApp, WeChat और Google Drive जैसे लोकप्रिय ऐप्स के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, हांगकांग। देखिए, हांगकांग गवर्नमेंट ने जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्हें मना कर दिया है कि आप जो पॉपुलर ऐप्स हैं जैसे व्हाट्सएप, WeChat, गूगल ड्राइव्स, ये अपने वर्किंग कंप्यूटर पर, यानी कि अपने जो उनका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर जो कंप्यूटर्स दिए जाते हैं ऑफिस में, उन पर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, तो ये IT सिक्योरिटी गाइडलाइंस इन्होंने लॉन्च की है। हालांकि जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं वो अपने पर्सनल डिवाइसेस पर इन सबको यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैनेजर के अप्रूवल से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, नॉर्वे ने जो है 15 एज लिमिट रख दी है सोशल मीडिया यूज़ के लिए। इससे कम जो एज वाले हैं वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते। इससे पहले ये जो मिनिमम एज लिमिट थी 13 थी। अकॉर्डिंग टू स्काई स्कैनर्स 2025 ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट, विच सिटी हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन ट्रैवलर्स? स्काई स्कैनर की 2025 यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, शिलोंग। देखिए, मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, इसने अजरबैजान की कैपिटल सिटी बाकू को पीछे छोड़ दिया और मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गई है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए 2025 में। ऐसा रिवील किया गया है ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स द्वारा, जो कि स्काई स्कैनर ने लॉन्च की है। शिलोंग केवल इकलौती सिटी है जो इस एनुअल रिपोर्ट में अपना जगह बना पाई। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर बाकू अजरबैजान आता है, और तीसरे नंबर पर लैंगक्वाई
मलेशिया इस लिस्ट में है। साथ ही इन्होंने एक और लिस्ट जारी की है स्काईस्कैनर ने, यह है बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशंस कैटेगरी, यानी कि ऐसी सिटीज़ जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है और जिसमें बिगेस्ट एयर प्राइस ड्रॉप देखा गया है पिछले एक साल में। तो इसमें पहले नंबर पर अल्मैटी कजाकिस्तान है। विच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड एन एमओयू विद सिडबी टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन? उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है IIM शिलोंग। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, इन्होंने अपने IIM शिलोंग फाउंडेशन फॉर इंक्यूबेशन एंड एंटरप्राइज के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी के साथ। एज पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन IIM SFIE will introduce the skill to enterprise model program in partnership with SIDBI. Which company has been elected as the newest member of the International Copper Association? किस कंपनी को इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। देखिए, ग्लोबल इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन, इन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप की जो फर्म है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसे अपना न्यूएस्ट मेंबर नियुक्त किया है। जो ये इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेड एसोसिएशन है और वर्ल्ड का टोटल कॉपर प्रोडक्शन होता है उसका हाफ इसमें जो शामिल कंट्रीज हैं उनके द्वारा जनरेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में है। हाउ मैनी प्राइवेट एंटिटीज फ्रॉम इंडिया हैव बीन सैंक्शनड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स? अमेरिका द्वारा भारत की कितनी निजी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 19। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने 19 प्राइवेट एंटिटीज को बैन कर दिया है, तो इंडियन नेशनल्स को भी बैन कर दिया है। ठीक है, और क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने रशिया का जो वार चल रहा है यूक्रेन के साथ, उसमें रशिया को मदद की है, ऐसा इन्होंने USA ने बताया है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की या फिर इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड किए हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में $2 बिलियन की आर्म्स सेल अप्रूव की है ताइवान के लिए। What percentage decline in income disparity coverage has been reported for individuals earning up to rupees 5 lakh annually between fiscal 2013-14 and fiscal 2022-23? वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच सालाना 5 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों के लिए आय असमानता कवरेज में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 74.2%। देखिए, 74.2% डिक्लाइन देखने को मिला है इनकम डिस्पैरिटी में, अगर हम उन इंडिविजुअल्स की बात करें जो 5 लाख एनुअली कमाते हैं। और टाइम पीरियड क्या रहा 2013-14 से 2022-23 तक, ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने कहा है, जिसका टाइटल रहा हाउ टैक्स सिंप्लीफिकेशन हैज़ गिवन अ नेसेसरी फ्लिप टू ITR फाइलिंग। और इस रिपोर्ट में गिनी कोफिशिएंट का जो इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है उसके बारे में बताया गया है, मतलब उसको यूज़ किया गया इस रिपोर्ट के लिए। अच्छा, द रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ SBI हैज़ एनालाइज द इनकम डिस्पैरिटी कर्व्स ऑफ असेसमेंट ईयर 2014-15 एंड 24-23 फॉर पीपल विद इनकम टू रुपीज़ 3.5 लाख, जिनकी 3.5 लाख रुपए तक की इनकम है, वहाँ पर इनकम डिस्पैरिटी कितने प्रतिशत तक घटी है? 31.8% 2014 में थी, वो घटकर 12.8% हो गई 2021 में। लोअर इनकम ग्रुप यानी कि 5.5 लाख से कम इनकम वाले, इन्हें पॉजिटिव ग्रोथ देखने की मिली है लास्ट डिकेड में। उत्तर प्रदेश लीडर है, अगर हम इनकम टैक्स फाइल बेस की बात करें उसमें उत्तर प्रदेश लीडर है, उसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान है। Which two railways have renewed their memorandum of understanding for technical cooperation? किन दो रेलवे ने तकनीकी सहयोग के लिए अपने समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? सही आंसर ऑप्शन है इंडियन रेलवेज एंड स्विस रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज ने अपना MOU साइन किया है स्विस रेलवेज के साथ, ताकि टेक्निकल कोऑपरेशन दोनों ही कंट्रीज के बीच बढ़ाया जा सके। एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी फॉर्म किया गया है दोनों देशों के बीच में, जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इक्विपमेंट, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन, टनलिंग टेक्नोलॉजी, इन सबसे संबंधित जो भी कार्य है उसको स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए। व्हाट इज सेबीज प्रपोजल न्यू थ्रेशोल्ड फॉर आइडेंटिफाइंग हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज HVDLEs? उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं की पहचान के लिए सेबी की प्रस्तावित नई सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 1000 करोड़ रुपए।
देखिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने जो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो वैल्यू है वो 1000 करोड़ रुपए कर दिया है, पहले 500 करोड़ हुई करती थी। ठीक है, लिखा भी है करंटली एन एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज ऑफ 500 करोड़ एंड अबव आर रेफर्ड टू एज हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज। How many animal species will be surveyed in the 21st livestock census? 21वीं पशुधन जनगणना में कितनी पशु प्रजातियों का सर्वेक्षण किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन है 16। देखिए यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह भी बोलते हैं, इन्होंने 21st लाइवस्टॉक सेंसस को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। 200 करोड़ रुपये का खर्चा इसमें आएगा और साथ ही 25 मिलियन इन्वेस्टर का पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस 21st सेंसस में 16 एनिमल स्पीसीज को कवर किया जाएगा, जैसे कैटल, बफेलो, मिथुन, याक, शीप, गोट, पिग, कैमल, हॉर्स, पॉनीज, मूल, डंकी, डॉग, रैबिट और एलिफेंट। तो टोटल जो ये 16 स्पीसीज है इनकी 219 इंडिजिनियस स्पिरिट्स की इंफॉर्मेशन इसमें ली जाएंगी, जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा। तो ये जो सेंसर है हर 5 साल में कवर की जाती है और जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, पोल्ट्री, स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनका हेड काउंट किया जाता है और जो भी स्पीसीज है, ब्रीड, एज, सेक्स, ओनरशिप स्टेटस, ये सभी लिया जाता है इसमें। 1919 से इसकी शुरुआत हुई थी, अब तक टोटल 20 लाइवस्टॉक सेंसस पूरी हो चुकी हैं, जो लास्ट हुई थी 2019 में हुई थी। हाउ मैनी कंसुलेट्स डज इंडिया हैव इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग द न्यू वन इन ब्रिस्बेन? ब्रिस्बेन में नए वाणिज्य दूतावास सहित ऑस्ट्रेलिया में भारत के कितने वाणिज्य दूतावास हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 4। आपको जानना चाहिए कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, इन्होंने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में न्यू कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इनोग्रेट किया है। ये ऑस्ट्रेलिया में भारत का चौथा कॉन्सुलेट है। इसके अलावा सिडनी, मेलबर्न एंड पर्थ में ऑलरेडी भारतीय कॉन्सुलेट स्थित हैं। साथ ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने रोमा स्ट्रीट, पार्कलैंड्स, ब्रिस्बेन में महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिस्बेन आपको जानना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड स्टेट है, इसकी कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी है। मिस्टर जयशंकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, 2 नेशन के टूर पर हैं, इसके बाद फिर सिंगापुर जाएंगे। Which edition of the WinBAX exercise between India and Vietnam was held in 2024? भारत और वियतनाम के बीच WinBAX अभ्यास का कौन सा संस्करण 2024 में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 5th। आपको जानना चाहिए कि वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज WinBAX 2024 का 5th एडिशन हाल ही में अंबाला और चंडी मंदिर, हरियाणा में संपन्न हुआ है। इंडियन आर्मी कंटिजेंट में 47 पर्सनल रहे और इनको रिप्रेजेंट किया गया रेजिमेंट ऑफ कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा। हु डिड इंडियाज मनदीप चांगरा डिफीट टू विन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल? भारत के मनदीप चांगरा ने किसे हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है कॉनोर मैकिंटोश। देखिए इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर मनदीप चांगरा, इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। इन्होंने ब्रिटेन के कॉनोर मैकिंटोश को हराया है केमन आइलैंड्स में। इसी के साथ ही फर्स्ट इंडियन पुजलिस्ट यानी कि बॉक्सर बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है किसी भी प्रो बॉक्सिंग इवेंट कैटेगरी में। स्पोर्ट्स की कुछ और न्यूज़ साथ ही में देख लेते हैं। भारत के अतनु दास, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस रिकर्व इवेंट में स्विस ओपन 24 आर्चरी कंपटीशन जो कि लुसान स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई। इंडिया की 19 मेंबर बॉक्सिंग कंटिजेंट ने 17 मेडल जीते हैं, जिनमें 4 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि कोलोराडो USA में हुई है। गोल्ड मेडलिस्ट की अगर हम बात करें तो कृष्णा वर्मा और पार्थवी गरेवाल, वंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवान रहे हैं। इंडियन रेसलर्स ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024 जो कि तिराना अल्बानिया में हुई है, यहाँ 9 मेडल्स जीता है, जिसमें 1 गोल्ड है जो कि चिराग चिकारा द्वारा जीता गया है मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में, 1 सिल्वर जीता गया, 7 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते गए। विच कंट्री वॉज रिसेंटली इम्पैक्टेड बाई टाइफून कोंगरे? हाल ही में टाइफून कोंगरे से कौन सा देश प्रभावित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है ताइवान।
आपको जानना चाहिए कि टाइफून कोंगरे, जिसे फिलीपींस में सुपर टाइफून लियोन के नाम से जाना गया, ये काफ़ी पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन रहा जिसने ताइवान और फिर फिलीपींस को काफ़ी अफेक्ट किया है, काफ़ी तबाही इसने मचाई है और फिर ये ईस्ट चाइना, साउथ कोरिया, जापान की ओर भी चले गया। ये फर्स्ट टाइफून है ताइवान की हिस्ट्री में जो अक्टूबर के बाद आया है और हाल ही में फिलीपींस में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म त्रामी भी आया था। What is the age of Anish Sarkar, who has become the youngest rated chess player in history? अनीश सरकार की उम्र क्या है जो इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 3 years old। देखिए 3 साल के अनीश सरकार जो कोलकाता से हैं, यंगेस्ट रेटेड चेस प्लेयर बन गए हैं इतिहास में और हाल ही में इन्होंने 5 रेटिंग अचीव की है 1555 की और प्रीवियस रिकॉर्ड था तेजस तिवारी के पास जो 5 साल के थे जब इन्होंने ये रेटिंग हासिल की थी। 5 रेटिंग प्राप्त करने के लिए जो प्लेयर होता है उसे किसी अदर रिलेटेड प्लेयर के साथ ही कम्पीट करना पड़ता है और इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किए वेस्ट बंगाल स्टेट अंडर 13 ओपन में। देखिए जो ईलो रेटिंग सिस्टम होता है चेस में, ई स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है, तो इसका नाम पड़ा था अर्पन एलो के नाम से, जो कि हंगेरियन अमेरिकन फिजिक्स प्रोफेसर रहे हैं। इसी कट ऑफ वैल्यू होती है 2700 मैन के लिए और 2500 वुमेन के लिए। 2700 से ऊपर हो जाती है तो सुपर ग्रैंड मास्टर कहलाता है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट इंडियाज फर्स्ट फ्री हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर ऑप्शन डी है एम्स ऋषिकेश। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की फर्स्ट फ्री हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को इनोग्रेट किया है एम्स ऋषिकेश में। ये इनिशिएटिव संजीवनी योजना के तहत लिया गया है ताकि जो रिमोट एरियाज़ हैं उत्तराखंड में वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। साथ ही उन्होंने 11 टर्सरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस भी लॉन्च किए हैं पूरे देश में इंक्लूडिंग एम्स ऋषिकेश। Which company has been honored with the Generational Legacy Award for outstanding contribution to the Indian economy? किस कंपनी को भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान के लिए जनरेशनल लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है वाघ बकरी टी ग्रुप। देखिए वाघ बकरी टी ग्रुप इसे जनरेशनल लेगेसी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी से सम्मानित किया गया है हुरून इंडिया के द्वारा और ये एक्कॉर्ड इनको प्रेजेंट किया गया हुरून इंडिया फैमिली बिजनेस अवार्ड्स में। देखिए गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकेजर्स लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद में है, ये अपने वाघ बकरी ब्रांड ऑफ टी के लिए जाने जाते हैं। अच्छा फ्रांसिस फोर्ड कोपोला जो कि विजनरी अमेरिकन डायरेक्टर रहे हैं कई सिनेमैटिक क्लासिक्स के पीछे, मतलब इन्होंने कार्य किया है, इन्हें AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो अवार्ड से संबंधित ये करंट अफेयर्स रहे। हु लॉन्च द दीपम 2.0 स्कीम? दीपम 2.0 योजना किसने शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है चंद्रबाबू नायडू। देखिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू इन्होंने दीपम 2.0 स्कीम लॉन्च की है इदुपुरम इचापुरम मंडल और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एज पार्ट ऑफ सुपर 6 प्रोविंसेस इनिशिएटिव। इसमें फ्री गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं जो भी एलिजिबल फैमिलीज़ हैं। What rank does India hold in the IMF's list of the world's top 10 economies in 2025? 2025 में IMF की दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत किस रैंक पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 4th। देखिए हाल ही में IMF ने वर्ल्ड टॉप 10 इकोनॉमीज इन 2025 लिस्ट जारी की है जहां भारत चौथे नंबर पर आता है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेगा नॉमिनल GDP टर्म्स में 2025 में भी। चाइना दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है। फिलहाल भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है 2024 रैंकिंग के हिसाब से, पर ये जापान को पीछे छोड़कर 4th पोजीशन पर आ जाएगा। इनफैक्ट IMF ने ये भी कहा है कि 2027 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। Which company has signed MOU with the United Nations Environment Program's Oil and Gas Methane Partnership 2.0? किस कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तेल और गैस मीथेन साझेदारी 2.0 के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है केयर्न ऑयल एंड गैस। देखिए केयर्न ऑयल एंड गैस जो कि वेदांता ग्रुप का हिस्सा है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो फ्लैगशिप मीथेन रिपोर्टिंग एंड मिटिगेशन इनिशिएटिव है ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0,
इस तरह से फर्स्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर बन गया इंडिया में जो मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कमिटेड है। OGMP 2.0 established a comprehensive framework that includes best practices for emissions management and a robust reporting system. It emphasizes accurate measurement, reporting, and verification of methane emissions to drive reductions effectively. Who headed the three-judge Supreme Court bench that upheld the validity of Uttar Pradesh Madrasa Education Board Act 2004? उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की वैधता को बरकरार रखने वाली 3 न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, DY चंद्रचूड़। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, जो संवैधानिक वैधता है उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट ऑफ 2004 की, उसको अपहेल्ड रखा है, यानी इसको मान्य रखा है। अगर विदहेल्ड होता है इसका मतलब उसको मान्य नहीं रखा है, तो अपहेल्ड रखा है यानी कि मान्य रखा है। साथ ही ये भी कहा है कि स्टेट मदरसा एजुकेशन को रेगुलेट कर सकते हैं ताकि स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। अच्छा, इन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर रखा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये जो 3 जज बेंच रही जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने की, इन्होंने ये भी कहा है कि जो हायर एजुकेशन ये दे रहे हैं, फाजिल यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ और कामिल पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, ये टोटली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट के विरोधाभास में, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक यूनानिमस जजमेंट रहा है, यानी कि तीनों जजेस का सेम ओपिनियन था। और DY चंद्रचूड़ के अलावा इसमें जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी इस बेंच में थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट इन्होंने सेट असाइड किया, साइड मतलब उसको अमान्य किया 2004 का, ठीक है, और कहा कि ये आर्टिकल 21A को ब्रीच करता है। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो ये मदरसा एक्ट है आर्टिकल 21A को ब्रीच करता है, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को भी वायलेट करता है। इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफेंस कोऑपरेशन विद विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन भी है, अल्जीरिया। भारत और अल्जीरिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और इनके काउंटर पार्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अल्जीरियन पीपल्स नेशनल आर्मी सैयद चनेग्रिया के बीच में साइन किया गया। अल्जीरिया की बात करते हैं, कैपिटल अल्जाइरस है और करेंसी अल्जीरियन दिनार। विच बैंक हैज अनाउंस्ड a loan of 2800 करोड़ रुपीस फॉर द बेंगलुरु सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट? किस बैंक ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना के लिए 2800 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा है कि ये 2800 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड कराएगा बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे के लिए। और बैंक ने साथ ही टेक्निकल असिस्टेंट हब भी लॉन्च किया है अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन का एक ये इन्वेस्टमेंट बैंक है और 27 मेंबर स्टेट्स इसको ऑन करते हैं। ये लार्जेस्ट मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। ट्रीटी ऑफ रोम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर्स है क्विर्चबर्ग, लग्जमबर्ग में। व्हाट इज द नेम ऑफ द जेन आई फाउंडेशनल मॉडल लॉन्च्ड बाय हनुमान AI? हनुमान AI द्वारा लॉन्च किए गए जेन AI फाउंडेशनल मॉडल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, एवरेस्ट 1.0। देखिए, हनुमान AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंपनी है, इसने एवरेस्ट 1.0 लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल फाउंडेशनल LLM है। और इसको लॉन्च किया गया NVIDIA जेन AI समिट में, जो कि जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ है। 35 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। जैसे ChatGPT है, कुछ आपने टेक्स्ट डाला उससे संबंधित जानकारी आ जाएगी, तो आप 35 लैंग्वेजेस में प्राप्त कर सकते हैं अपना जो भी जानना चाहें। Which company has recently secured an order from ITER organization for a nuclear fusion project in France? हाल ही में किस कंपनी ने फ्रांस में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ITER संगठन से ऑर्डर प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, लार्सन एंड टुब्रो। देखिए, लार्सन एंड टुब्रो इन्होंने ITER ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑर्डर प्राप्त किया है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज़। तो वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ को डिप्लॉय करने के लिए कहाँ पर? जो ITER का न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है फ्रांस में, यहाँ पर 1000 से 2500 करोड़ के बीच की डील है। L&T will help the ITER organization in developing technology for the hardware and assembly of fusion relevant systems inside the vacuum vessel of ITER tokamak to control the plasma operation.
साथ ही आपको जानना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इंडिया, इन्होंने SCL सॉफ्टवेयर के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी इन द वर्ल्ड, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी बन गई? सही आंसर ऑप्शन बी है एनवीडिया। तो चिप मेकिंग जायंट एनवीडिया, इसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया और हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी बन गई है वर्ल्ड में। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.43 ट्रिलियन US डॉलर पहुंच गई, जबकि एप्पल की है 3.38 ट्रिलियन US डॉलर। माइक्रोसॉफ्ट तीसरे नंबर पर है 3.06 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। एक्चुअली जून में भी ये लार्जेस्ट ट्रेडेड कंपनी बन गई थी, केवल एक ही दिन के लिए बनी थी, उसके बाद फिर से एप्पल आगे निकल गई थी। अच्छा, अगर हम अमेजोन और मेटा की कंबाइंड वैल्यूएशन देखें, उससे ज़्यादा है एनवीडिया की। विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू ऑफर सोलर फाइनेंसिंग ऑप्शंस, किस कंपनी ने सौर वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है सोलेक्स एनर्जी। सोलेक्स एनर्जी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर सोलर फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स। इस पार्टनरशिप के तहत जो SBI है इससे सोलर फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराएगा, 10 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगा सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अंडर इट्स सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम। अगस्त में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने ICICI बैंक के साथ भी एक एग्रीमेंट किया था सोलर यूनिट्स को फाइनेंस करने के लिए, मतलब जो कस्टमर चाहते हैं लोन वगैरह उसके लिए। What is the name of the exoplanet recently discovered by the Physical Research Laboratory अहमदाबाद लैब टीम? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के नेतृत्व वाली टीम द्वारा हाल ही में खोजे गए एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है TOI6651b। देखिए, साइंटिस्ट की एक टीम जिसका ये नेतृत्व फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद द्वारा की गई, इन्होंने एक्सोप्लैनेट एक डिस्कवर किया है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर। ये 5 टाइम्स बिगर है, 60 टाइम्स हैवियर है अर्थ से। इसका नाम है TOI6651b। ये सब सैटर्न क्लास प्लैनेट है और सेकंड PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च के दौरान इसको पाया गया है। अच्छा, आपको जानना चाहिए 2024 ON या ON, ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 350 मीटर्स है और ये 17 सितंबर 2024 को अर्थ के पास से गुजरा है। इसको डिस्कवर किया गया था एटलस MLO मोनाकिया के द्वारा 27 जुलाई 2024 में। तो इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। विजेता बैच जो कि बैंक के वन स्पेशल बैच है, हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। केवल 399 की कॉस्ट में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच प्राप्त होता है। कंप्लीट मटेरियल आप इसमें डाउनलोड कर पाएंगे और प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। 30 वीडियो लेक्चर्स, 30 PDF हमने इसमें आपको प्रोवाइड कराई हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है, इंडियन इकोनॉमी के कंसेप्ट भी डिस्कस किए गए हैं ताकि SSC और रेलवे वालों को भी बेनिफिट मिल सके, PCS वालों को भी बेनिफिट मिल सके। इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि आप इंटरव्यू देते हैं, जैसे RRB PO का इंटरव्यू देंगे तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैच है। तो ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाकर। यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप इसको कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 8448169188 हमारा कस्टमर केयर नंबर है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।